हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एग्जाम टाइम। सर, ये हमारा इकोनॉमिक्स का 6th लेक्चर और इसके अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रोडक्शन फंक्शन को। आई होप अभी के 5 लेक्चर्स जितने भी मैंने करवाए तुमने कर लिए होंगे और कहीं ना कहीं तुम्हारे लिए वो फ्रूटफुल साबित हुए होंगे। सो अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो, मुझे पहली बार देख रहे हो, तो चैनल को यार सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को एक लाइक हिट करो। साथ ही साथ ये वीडियो अपने दोस्तों तक पहुंचाओ सो दैट उन्हें भी पता चल पाए इस चैनल पे CUET के लिए प्रिपरेशन करवाई जाती है। सो आज का जो हमारा सेशन होने वाला है वो है प्रोडक्शन फंक्शन। यहाँ पे स्क्रीन पे तुम्हें चीज़ें विजिबल होंगी और मैं मान कर चलता हूँ मेरी ऑडियो तुम तक पहुँच पा रही होगी और मेरी वीडियो क्लियर होंगी। ठीक है, मैं भी जस्ट चेक कर ले रहा हूँ, वेट फॉर अ मिनट। चलो, सारी चीज़ें परफेक्ट हैं, स्टार्ट करते हैं बिना किसी डिले के। तो जो हमारा टॉपिक है प्रोडक्शन, अगर आसान भाषा में, हिंदी भाषा में अगर मैं समझाऊँ तो प्रोडक्शन का मतलब होता है उत्पाद करना, किसी भी चीज़ों को बनाना, दैट इज़ प्रोडक्शन। लेकिन अगर इसे इकोनॉमिक्स के टर्म्स में समझे तो इसे थोड़ा-सा अलग तरीके से बताया जाता है। कन्वर्जन ऑफ इनपुट इनटू एन आउटपुट विद द यूज़ ऑफ वेरियस टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस, समथिंग लाइक दैट डेफिनेशन हम लोग यूज़ करते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे तुम पढ़ोगे तो बताया गया कि प्रोडक्शन मीन्स क्रिएशन ऑफ अ थिंग, चीज़ों को बनाना। इकोनॉमिक्स में प्रोडक्शन को अलग तरीके से बताया गया है, दैट इज़ क्रिएशन ऑफ यूटिलिटीज़ प्रोडक्शन। ठीक है? मॉडर्न इकोनॉमिस्ट का कहना है कि प्रोडक्शन मीन्स ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फिजिकल इनपुट जो रॉ इनपुट्स होते हैं, उन फिजिकल इनपुट्स को, दैट इज आई एन से डिनोट कर रहा हूं, इन इनपुट्स को कन्वर्ट करना इनटू आउटपुट। ये क्या कहलाता है हमारा? ये कहलाता है हमारा प्रोडक्शन। आई होप तुम्हें चीज़ें समझ में आ रही होंगी, बेसिक चीज़ें हैं, प्रोडक्शन क्या होता है, कैसे होता है। ठीक है, जस्ट वो भी मैं तुम्हें बता रहा हूँ। तो प्रोडक्शन का क्या मतलब है? रॉ मटेरियल को आउटपुट में कन्वर्ट करना। पीपल बाय सम गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई देयर वांट्स, सच गुड्स हैव एक्सचेंज वैल्यू। ठीक है, जो भी तुम गुड्स मार्केट में जाकर खरीद कर ला रहे हो, जाहिर सी बात है उसकी कुछ ना कुछ एक्सचेंज वैल्यू होती है, तुम उसके बदले कुछ ना कुछ परचेज करते हो। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास ये वॉच रखा है, आई होप तुम्हें विजिबल होगी। हाँ, ये वॉच तुम देख पा रहे होगे। अगर ये वॉच मैं मार्केट से परचेज करके ला रहा हूँ तो जाहिर सी बात है मुझे इसके लिए कुछ ना कुछ अमाउंट पे करना होता है, 300, 400, 250, 300, जो भी अमाउंट हो इस वॉच का। तो यहाँ पे क्या है? एक्सचेंज ऑफ वैल्यू हो रहा है, वैल्यू क्रिएशन है। अब ये वॉच बनाए तो इसमें बहुत सारी चीज़ें लगी होंगी। ठीक है, तो इसी को हम लोग नाम देते हैं क्या? प्रोडक्शन नाम देते हैं। इन सिंपल टर्म्स, इन इकोनॉमिक्स प्रोडक्शन मीन्स क्रिएशन ऑफ फॉर्म यूटिलिटी, टाइम यूटिलिटी, मोर एवर सर्विस ऑफ डॉक्टर्स, टीचर्स, लॉयर्स। इन सबको सर्विसेज, ये सारी क्या चीज़ें हैं? डॉक्टर्स क्या करते हैं? सर्विस देते हैं। टीचर्स क्या करते हैं? सर्विस देते हैं। तो इन सबको कहा गया है दैट इज क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, और अल्टीमेटली क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी क्या कहलाता है? प्रोडक्शन। अब यहाँ पे 4 चीज़ें तो हमें पता है कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं: लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, जिसको कि यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन से डिनोट किया गया। अब लेबर को, नेचुरल रिसोर्सेज को, कैपिटल इक्विपमेंट्स को जब हम ट्रांसफॉर्म करते हैं एक प्रोसेस के थ्रू, तो वो कन्वर्ट होता है इनटू गुड्स एंड सर्विसेज, और साथ ही साथ कुछ पॉल्यूशंस भी निकलते हैं। इसी को नाम दिया जाता है आउटपुट्स। सोच कर देखो, मशीन्स का तुम इस्तेमाल कर रहे हो, इक्विपमेंट्स का तुम इस्तेमाल कर रहे हो, लेबर लगे हुए हैं, आउटपुट तो हमारा अल्टीमेट प्रोडक्ट है, उसे निकलना ही है, लेकिन उसके साथ वेस्ट्स भी निकलते हैं। तो ये बेसिकली क्या है? प्रोडक्शन मैनेजमेंट है। इसे, इस चार्ट को तुम जो देख पा रहे हो, मैं स्क्रीन क्लियर करके समझाता हूँ यहाँ पे। ये क्या है? प्रोडक्शन मैनेजमेंट है। प्रोडक्शन मैनेजमेंट में क्या हो रहा है यहाँ पे तुम देख पा रहे होगे, यहाँ पे हम लोगों ने इनपुट्स लगाया। इनपुट से हमें क्या मिला? इनपुट्स हमारे क्या क्या हैं? लेबर है, नेचुरल रिसोर्सेस हैं, लैंड्स हैं, कैपिटल, इक्विपमेंट, मशीन्स, ये सारे हमारे इनपुट्स हैं। ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस से होकर गुजरने के बाद अल्टीमेट गुड्स एंड सर्विसेज हमें मिल गया, और साथ ही साथ पॉल्यूशन भी एज अ आउटपुट हमें देखने को मिला। ठीक है, हाँ, भले ही इन सारी चीज़ों को हम लोग कंट्रोल करते हैं, लेकिन ये क्या है? हमारा प्रोडक्शन मैनेजमेंट है। समझ गए? प्रोडक्शन फंक्शंस की अगर मैं बात करूं, जो कि तुम्हें सबको पता होगा, अपने तुमने बीकॉम में पढ़ रखा हो, दैट इज फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल इनपुट्स एंड फिजिकल आउटपुट। फिजिकल इनपुट और फिजिकल आउटपुट के बीच वो फंक्शनल रिश्ता, उसे हम नाम क्या देते हैं? प्रोडक्शन फंक्शन देते हैं। अगर मैं तुम्हें दिखाऊं इक्वेशनल फॉर्म में, तो कुछ इस प्रकार से होता है: P इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ L, K, N एंड T। Here P stands for production of goods, L stands for labor, K stands for capital, N stands for land एंड T stands for technology। अब कहोगे N से लैंड होता है? नहीं यार, तुम L से भी इसे डिनोट कर सकते हो। तो प्रोडक्शन इज द फंक्शन, F here stands for फंक्शन ऑफ L, K एंड T। तो प्रोडक्शन फंक्शन क्या एनालाइज करता है? प्रोडक्शन कैपेसिटी एनालाइज करता है ऑफ ए फर्म और इंडस्ट्री और इकोनॉमी, जो कि किस पे बेस्ड है?
टेक्नोलॉजिकल पोजीशन पे, क्योंकि अभी के टाइम पे हम लोग टेक्नोलॉजी की मदद से ही, कैपिटल्स के थ्रू ही, इक्विपमेंट्स के थ्रू ही चीज़ें प्रोड्यूस कर पाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे मेंशन किया गया टेक्नोलॉजिकल पोजीशन। From the above, the production function shows production depends upon the land, labor, capital and organization, that is factors of production, जो कि हमने देखा। अब प्रोडक्शन फंक्शन को अगर देखा जाए दो टर्म्स में, दो बाइफर्केशंस कर रखा है यहाँ पे, शॉर्ट पीरियड के फॉर्म में और लॉन्ग पीरियड के फॉर्म में। अब जाहिर सी तुम्हें बात पता होगी कि शॉर्ट फैक्टर्स में एक फिक्स्ड होता है, एक वेरिएबल होता है, लेकिन जब बात हम लोग करते हैं लॉन्ग टर्म की या लॉन्ग पीरियड की, तो वहाँ पे सारे ही फैक्टर्स वेरिएबल बन जाते हैं, क्योंकि हम हर एक फैक्टर में, चाहे हमारा इक्विपमेंट हो, चाहे हमारे लैंड हो, चाहे हमारे मशीन्स हो, उन सारी चीज़ों में हम यहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं। तो शॉर्ट रन पीरियड में कैपिटल जो होता है यहाँ पे फिक्स फैक्टर माना जाता है, इसे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन यहाँ पे अप्लाई होता है। लेकिन जब बात आती है लॉन्ग रन पीरियड की, तो यहाँ पे सारे ही फैक्टर्स वेरिएबल होते हैं और यहाँ पे लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल अप्लाई होता है, क्योंकि टोटली हमें अपने स्केल में भी यहाँ पे हम चेंज कर सकते हैं। प्रोडक्शन फंक्शन इन इकोनॉमिक्स इक्वेशन दैट एक्सप्रेस द रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटीज ऑफ अ प्रोडक्टिव फैक्टर्स सच एज लेबर कैपिटल, जो कि इस्तेमाल किए जा रहे हैं, एंड द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन। ये क्या है? प्रोडक्शन फंक्शन है। फीचर्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शंस देख लेना, कुछ खास है नहीं, इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब यहाँ पे समझने वाली चीज़ क्या है? डिफरेंस जो दे रखा है शॉर्ट रन में और लॉन्ग रन में, कुछ नहीं है, सारी चीज़ें तुमने पढ़ रखी है। शॉर्ट रन में होता क्या है? यहाँ पे टाइम पीरियड इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जहाँ पे एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फिक्स्ड रहेगा, बाकी सारे वेरिएबल्स हो जाते हैं। लेकिन लॉन्ग रन में क्या होता है? वहाँ पे टाइम पीरियड का खेल होता है, तो वहाँ पे सारे ही फैक्टर्स वेरिएबल होते हैं। कौन सा लॉ कहाँ अप्लाई होता है? शॉर्ट रन में लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, यहाँ पे लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल। यहाँ क्या हम शॉर्ट रन में क्या हम अपने स्केल ऑफ प्रोडक्शन में चेंज कर सकते हैं? द आंसर इज नो। लेकिन वहीं जब बात आती है लॉन्ग रन की, तो वहाँ पे पूरे स्केल में तुम चेंज कर लो, किसी को यार कोई मतलब नहीं होता है। फैक्टर रेशियो क्या है? यहाँ पे चेंजेस है, यहाँ पे डज नॉट चेंज। बैरियर्स होती हैं यहाँ पे फर्म के एंट्री में, एंड द फर्म्स कैन शट डाउन बट कैन नॉट फुल्ली एग्जिट, पूरी तरह से वो एग्जिट भी नहीं कर पाते हैं। लेकिन लॉन्ग रन में कई सारी बिजनेसेस आती हैं और जाती हैं। अब ये सारी बेसिक चीज़ें तुम्हें पता है, व्हाट इज टोटल प्रोडक्शन, व्हाट इज एवरेज प्रोडक्शन, व्हाट इज मार्जिनल प्रोडक्शन, सब कुछ तुम्हें पता है। लेकिन फिर भी टीपी रिफर्स टू द टोटल क्वांटिटी जो कि एज अ आउटपुट निकल रहा है किसी भी कमोडिटी का एट अ पर्टिकुलर लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ एन इनपुट, जैसे कि लेबर्स हो गए, जब तुम एम्प्लॉय कर रहे हो उससे तुम्हारा टोटल आउटपुट क्या निकल कर आ रहा है उस प्रोडक्शन प्रोसेस के थ्रू, दैट इज योर टोटल प्रोडक्शन। टीपी कैन बी इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द यूनिट्स ऑफ लेबर। तो यहाँ पे बताया गया कि हम अपने टोटल प्रोडक्ट को बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द यूनिट्स ऑफ लेबर, मतलब लेबर के थ्रू। जितना लेबर बढ़ाओगे टीपी बढ़ेगा, जितना लेबर घटाओगे टीपी घटेगा। एवरेज प्रोडक्शन तुम्हें पता होगा, टोटल प्रोडक्शन पर यूनिट एम्प्लॉयमेंट। जब हम लोग पर यूनिट की बात कर लेते हैं तो वो क्या निकल कर आता है? एपी। तो एपी कैसे निकलेगा? टोटल प्रोडक्ट अपॉन में नंबर ऑफ यूनिट्स अवेलेबल, दैट इज टीपी अपॉन में क्यू। मार्जिनल मींस एडिशनल, मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था, मार्जिनल का ही मतलब होता है एडिशनल। तो एडिशनल एक यूनिट बनाने के लिए तुम्हें कितने वेरिएबल्स लग रहे हैं? एमपी इज अ चेंज इन टीपी ड्यू टू चेंज इन द क्वांटिटी ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स। एडिशनल टीपी तुम्हारा एडिशनल टोटल प्रोडक्ट जो कि हुआ हो एडिशनल यूनिट ऑफ इनपुट की। नहीं समझ पाए? इन अदर वर्ड्स इट इज द एडिशनल टीपी। ये वो एडिशनल टीपी है जो कि तुम्हारे एक एडिशनल इनपुट लगाने से हो रहा है। समझ गए? तो ये कैसे निकलता है? एम पी इज इक्वल्स टू चेंज इन टीपी अपॉन में चेंज इन क्वांटिटी, दैट इज चेंज इन टोटल प्रोडक्ट अपॉन में चेंज इन यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर। चेंज इन प्रोपोर्शन की अगर बात की जाए तो यहाँ पे चेंज इन प्रोपोर्शन तुम देखोगे और चेंज इन स्केल देखोगे, तो ये जस्ट कुछ भी नहीं है। द क्वांटिटी ऑफ फैक्टर इज इंक्रीज्ड बाय द इक्वल अमाउंट्स, द क्वांटिटी ऑफ फैक्टर्स रिमेन फिक्स्ड। इसको हम लोग बोलते हैं चेंज इन प्रोपोर्शन। ये किस पे बेस्ड है? लॉ ऑफ वेरिएबल पे। लेकिन चेंज इन स्केल की जब बात आती है तो यहाँ पे फैक्टर्स ऑफ प्रोपोर्शन को, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को एक इक्वल प्रोपोर्शन में, एक इक्वल अमाउंट में बढ़ाया जाता है और इसको हम लोग नाम देते हैं चेंज इन स्केल। और यहाँ पे कौन सा लॉ अप्लाई होता है? तो लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल, और इसी के बेसिस पे ये लॉ फ्रेम किया गया है। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की अगर हम लोग बात करें तो इसे हम लोग अलग अलग नाम से भी जानते हैं, जैसे कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, रिटर्न टू फैक्टर, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग एमपी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट्स। ठीक है। द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन इज अ शॉर्ट पीरियड प्रोडक्शन लॉ। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ रिटर्न टू फैक्टर। अब यहाँ पे देखो चीजें क्या बता रखी है। इन अ प्रोडक्शन प्रोसेस जहां पे सिर्फ एक फैक्टर वेरी कर रहा हो और अदर फैक्टर्स क्या हो? कांस्टेंट हो,
As more and more units of variable factors are employed, the proportion between fixed and variable factors goes on changing. जैसे जैसे बोला गया कि जैसे जैसे वेरिएबल फैक्टर्स में हम यहाँ पे इंक्रीमेंट करते हैं, एम्प्लॉय करते हैं, तो जो प्रोपोर्शन होता है बिटवीन द फिक्स्ड एंड वेरिएबल, दोनों के बीच प्रोपोर्शन जो बटा हुआ रहता है, उसमें भी हमें चेंजेस देखने को मिल जाते हैं, और इसी को हम लोग नाम देते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। और भी बातें यहाँ पे की गई हैं, जैसे कि दिस लॉ स्टेट्स दैट इफ यू गो ऑन यूजिंग मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर विद फिक्स फैक्टर, जितना तुम वेरिएबल फैक्टर्स का इस्तेमाल करते रहोगे फिक्स फैक्टर के साथ, जो टोटल आउटपुट रहेगा वो इनिशियली इंक्रीज करता है इंक्रीजिंग रेट पे, लेकिन एक सर्टन पॉइंट के बाद, सर्टन पॉइंट ऑफ टाइम के बाद तब भी वो इंक्रीज करता है लेकिन डिमिनिशिंग रेट पे, और फाइनली वो क्या होता है, गिरना स्टार्ट हो जाता है, दैट इज फॉल्स। इसको हम लोग नाम देते हैं, इनिशियली पहले कहा जाता था स्टार्टिंग में, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। समझ गए? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन स्टेट्स दैट इफ अ वेरिएबल फैक्टर इज इंक्रीज्ड एंड अप्लाइड टू अ फिक्स फैक्टर, तो जो आउटपुट पर यूनिट होगा वेरिएबल का वो इंक्रीज होता है फर्स्ट में, लेकिन एक टाइम बाद वो कम होता जाता है और फाइनली वो गिरना स्टार्ट हो जाता है। जो बातें ऊपर कही गई उसी को अदर वर्ड्स में यहाँ पे प्रेजेंट किया गया है। कुछ एजम्पशंस होते हैं कि ये लॉ ऑपरेट करेगा तो करेगा सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट रन में ऑपरेट करेगा, तुम्हारे टेक्नोलॉजी में कोई भी चेंजेस नहीं आएगी। इट मीन्स हमारा यहाँ पे टेक्नोलॉजी जो है वो कैसा होगा, तो वो कांस्टेंट होगा। प्रोडक्शन प्रोसेस यहाँ पे अलाउ करेगा टू यूज डिफरेंट रेशियोज, डिफरेंट फैक्टर रेशियोज, जिससे कि हम अलग अलग लेवल का आउटपुट निकाल सकते हैं। समझ गए? और जितने भी यूनिट्स होंगे वेरिएबल फैक्टर्स के, वेरिएबल फैक्टर समझ पा रहे हो ना, जिसमें हम चेंजेस कर सकते हैं, वो क्या होंगे, सारे ही इक्वली एफिशिएंट होंगे, मतलब सभी से हम एक इक्वल आउटपुट निकाल सकते हैं। और फुल सब्सटीट्यूटेबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज नॉट पॉसिबल, मतलब टोटली तुम यहाँ पे सब्सटीट्यूट की तरह चेंज नहीं कर सकते हो। अब देखो रिटर्न्स टू फैक्टर है, ये हमारा शेड्यूल है। आई होप तुम्हें चीज़ें विजिबल होंगी और मेरी ऑडियो भी क्लियर होंगी। देखना सर, यहाँ पे फिक्स फैक्टर है, लैंड हमारा क्या होता है, फिक्स्ड है, तो 5 एकड़ लैंड का यहाँ पे फिक्स्ड कर दिया गया है। वेरिएबल फैक्टर्स दे रखा है, यहाँ पे देखोगे हर एक स्टेज पे धीरे धीरे इंक्रीज करता जा रहा है। यहाँ पे टोटल प्रोडक्ट है, मार्जिनल प्रोडक्ट है और एवरेजेस है। अब यहाँ पे 3 स्टेजेस दे रखे हैं। सबसे फर्स्ट स्टेज की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे देख पा रहे होगे तुम, स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न। ये क्या है, स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न। ये कौन सा स्टेज है, इंक्रीजिंग रिटर्न है। और दूसरा क्या देख पा रहे हो, स्टेज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, और तीसरा है स्टेज ऑफ निगेटिव रिटर्न। तो यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, 3 स्टेजेस को यहाँ पे बाइफरकेट किया है। तुम यहाँ पे देख पाओगे 8, 18, 30, 48, 65, 78, सॉरी 65 तक ही लो, ये इंक्रीजिंग रिटर्न है, लेकिन रेट जो है कुछ ज़्यादा है। फिर तुम यहाँ से देखना स्टार्ट करो, 78, 84, 88, 90, धीरे धीरे बढ़ा है ऊपर वाले के कंपैरिजन में। यहाँ पे क्या हुआ, कांस्टेंट हुआ यहाँ से 90, 88, 84, दैट इज निगेटिव रिटर्न। जहाँ पे गिरना स्टार्ट हुआ, निगेटिव रिटर्न, निगेटिव हो रहा है ना, कम होता जा रहा है। तो अब इसको अगर एक ग्राफ के थ्रू समझे, यहाँ पे जैसे दे रखा है, मैं थोड़ा सा जूम करूंगा, देखना रेट ऑफ आउटपुट यहाँ पे दे रखा है, थोड़ा सा पेन यहाँ पे साइज चेंज कर देता हूँ। रेट ऑफ आउटपुट है स्टेज 1, स्टेज 2 एंड स्टेज 3, 3 अलग अलग स्टेजेस दे रखे हैं, जो कि अभी हमने देखा था, इंक्रीजिंग रिटर्न, डिमिनिशिंग रिटर्न एंड नेगेटिव रिटर्न। तो सबसे पहले जब स्टेज 1 की बात होती है तो यहाँ पे जो रेट होता है वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट होता है, इंक्रीजिंग रिटर्न इसे हम लोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंक्रीजिंग रिटर्न इसे हम लोग बोलते हैं, ठीक है। और जिस पॉइंट पे, यहाँ पे इस पॉइंट को पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलते हैं, मैं आगे समझाऊंगा। फिलहाल के लिए समझो कि ये कौन सा हमारा स्टेज 1 है, जहाँ पे हमारा टीपी इंक्रीज करता है एट इंक्रीजिंग रेट। एक पॉइंट पे जाके वो इंक्रीज तो करता है, लेकिन रेट जो होता है वो थोड़ा सा डाउन होता है, कम रेट से बढ़ना स्टार्ट होता है, वो स्टेज 2 होता है। और स्टेज 3 जहाँ पे टीपी हमारा फॉल करना स्टार्ट कर देता है, फॉल करना स्टार्ट कर देता है। तो ये कौन सा स्टेज हमारा है, ये हमारा तीसरा स्टेज। तो अब यहाँ पे इन्हीं 3 स्टेज को समझाया गया है, यहाँ पे तुम देख पाओगे स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन में, ठीक है। अलग अलग स्टेजेस को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है, स्टेज 2, स्टेज 3, तीनों का दे रखा है। यहाँ पे तुम क्या देख पा रहे होगे, ये हमारा टीपी है ना, ये हमारा एवरेज प्रोडक्ट और ये हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे स्टेज 1 में टीपी का क्या पोजीशन है वो बताया गया है, एमपी का क्या पोजीशन है वो बताया गया है।
स्टेज 1 में हमारा टीपी इंक्रीज करता है इंक्रीजिंग रेट पे, स्टेज 2 में हमारा टीपी इंक्रीज तो करता है लेकिन डिमिनिशिंग रेट पे, और वो मैक्सिमम बन जाता है। कहाँ पे? इस पोजीशन पे मैक्सिमम बन जाता है। स्टेज 3 की बात करें तो ये डिक्लाइन करना स्टार्ट करता है। कौन सा? मार्जिनल प्रोडक्ट। लेकिन टीपी क्या होता है? अपने मैक्सिमम पे पहुंच जाता है और ये कांस्टेंट रहता है, एंड देन स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग। मैक्सिमम पे पहुंचा, उसके बाद डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया। ये टीपी है। ये एमपी कहाँ हमें देखने को मिलेगा? तो एमपी ये रहा। स्टेज 1 में एमपी क्या हो रहा है? इंक्रीज कर रहा है, मैक्सिमम पहुंचता है। स्टेज 1 ये रहा, यहाँ पे मैक्सिमम पहुंच गया ना। स्टेज 2 में तुम देखोगे एमपी क्या करता है? डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाता है, स्टार्ट्स डिमिनिशिंग एंड बिकम्स इक्वल टू 0। यहाँ पे 0 आ गया। स्टेज 3 में इट बिकम्स नेगेटिव। वैसे ही अगर एपी की बात की जाए तो एपी स्टेज 1 में क्या होता है? इंक्रीजेस बट स्लोअर देन एमपी। इंक्रीज तो एपी हो रहा है, तुम देखना। सॉरी, ये था एमपी वाला जो मैंने पहले ऊपर बताया था, ये एपी का। इंक्रीज तो हो रहा है लेकिन स्लोअर रेट पे, स्लोअर देन एपी, सॉरी एमपी। स्टार्ट्स डिमिनिशिंग दूसरे स्टेज में, और तीसरे स्टेज में कंटिन्यूज टू डिमिनिश बट मस्ट ऑलवेज ग्रेटर देन 0। ठीक है, थोड़ा सा ग्राफ में इफेक्ट एरर है, थोड़ा सा नीचे जाता है ये। और यहाँ पे कुछ एडिशनल बातें की गई हैं तो इसे देख लेना। अब बात करते हैं लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल की। तो ये कहाँ अप्लाई होता है? लॉन्ग रन में अप्लाई होता है। ये चीजें याद रखना, कहाँ अप्लाई होगा? लॉन्ग रन में अप्लाई होगा। तो द लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल रिफर्स टू ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस आर डिक्रीज्ड और इंक्रीज्ड टू द सेम एक्सटेंट so that whatever the scale of production, proportion among the factor remain the same। कुछ फर्क नहीं पड़ता, सारी चीज़ों में तुम इक्वल प्रोपोर्शन में बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो। कुछ एजम्पशंस हैं, जैसे कि नहीं सॉरी एजम्पशन नहीं है। रिटर्न टू स्केल को डिवाइड किया गया 3 पार्ट्स में। पहला है यहाँ पे इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल और डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल। अब कुछ एजम्पशन यहाँ भी हमें समझने होंगे, जैसे कि यहाँ पे फर्म लॉन्ग रन में ऑपरेट करेगी, जितने भी फैक्टर्स हैं वो सारे ही वेरिएबल हैं। लेकिन शॉर्ट रन में हमने क्या देखा था? 2 फैक्टर्स थे, फिक्स्ड और वेरिएबल। लेकिन लॉन्ग रन की जब बात आती है तो सारे फैक्टर्स क्या हो जाते हैं? वेरिएबल है। टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आर एब्सेंट, मतलब टेक्नोलॉजी में कोई चेंज नहीं आएगा, और परफेक्ट कंपटीशन मार्केट यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। समझ गए इस बात को? अब रिटर्न टू स्केल के बारे में कुछ और भी बातें की गई हैं, जैसे कि रिटर्न टू स्केल इंक्रीज बिकॉज इंक्रीज इन टोटल आउटपुट इज मोर देन प्रोपोर्शनल टू द इंक्रीज इन ऑल इनपुट। रिटर्न टू स्केल बिकम्स कांस्टेंट। जैसे कि देखते जाना, 3 अलग अलग स्टेजेस हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया, इसमें 3 पार्ट्स हैं। रिटर्न टू स्केल इंक्रीज करता है, रिटर्न टू स्केल कांस्टेंट बनता है, और रिटर्न टू स्केल डिमिनिश करता है। तीनों चीज़ें यहाँ पे अलग अलग बताई गई, जैसे स्टेज 1 दैट इज इंक्रीजिंग रिटर्न, stage 2 that is constant return, and the third one is that is stage 3 that is decreasing return। सबको यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया है। ठीक है, इसका कुछ चार्ट इस प्रकार से होता है, यहाँ पे पूछा जा सकता है। ये देख लो, मैं जूम कर दे रहा हूँ यहाँ पे। ये देखो, ये इंक्रीजिंग रिटर्न है, ये कांस्टेंट रिटर्न है, यहाँ पे टोटली कांस्टेंट हो जाता है, और ये है डिमिनिशिंग रिटर्न। चीजें समझ पा रहे हो? चलो, अब यहाँ पे देखना, अलग अलग यहाँ पे यूनिट्स दे रखे हैं। यूनिट्स को मैं एक बार क्लैरिफाई कर दे रहा हूँ। यूनिट्स यहाँ पे 1 से लेकर 8 तक है। यहाँ पे स्केल किस प्रकार से बताया गया है? 1 लेबर लगा रहे हैं और 2 एकड़ लैंड का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे कि हमें क्या रिटर्न मिल रहा है? 4 का। फिर हमने लेबर्स बढ़ाया और एकर्स ऑफ लैंड को भी डबल कर दिया, तो रिटर्न कुछ इस प्रकार से मिला। अभी हम लोग इंक्रीजिंग रिटर्न में। फिर हमने 3 लेबर लगाया और 6 एकड़ लैंड, तो 18 मिला। अब यहां पे से तुम रेट देखना स्टार्ट करोगे, थोड़ा सा कांस्टेंट हो जाता है। 4 लेबर्स लगा रहे, 8 एकड़ का लैंड, 28 निकल कर आता है। 5 लेबर हमने लगाया, 10 एकड़ का लैंड लगाया, इक्वल्स चल रहा है ना, कांस्टेंट रिटर्न है। 6 लेबर फिर 12 एकड़ लैंड, तो ये कांस्टेंट हो गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा देखो, डिक्रीज होना स्टार्ट होगा, दैट इज स्टेज 3। कैसे? यहाँ पे पता चलता है ना, मार्जिनल रिटर्न पे हम लोग ध्यान देते हैं। ये देखो, इसका मार्जिनल रिटर्न कितना निकल कर आ रहा है? 10 कांस्टेंट आया ना। इसमें क्या हो रहा था? इंक्रीज हो रहा था, 4 6 8। इसमें क्या हुआ? 10, दैट इज कांस्टेंट रिटर्न, कांस्टेंट रिटर्न, कांस्टेंट रिटर्न। और यहाँ पे क्या हो रहा है? इंक्रीज होना स्टार्ट होता जा रहा है। देख पा रहे हो चीज़ों को? बस यही समझाना है। अब इसी को यहाँ पे अलग बढ़ा चढ़ा कर बात किया गया, इसका कुछ डायग्राम होता है, बस ये डायग्राम एक बार देख लेना।
तो ये चैप्टर यहीं पे खत्म हुआ, प्रोडक्शन। हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में क्या करने वाले हैं वो मैं तुम्हें दिखा दे रहा हूँ, जस्ट वेट फॉर अ मिनट। आइसो क्वांट हम लोग देखेंगे, आइसो क्वांट कर्व क्या होता है और आइसो प्रोडक्ट कर्व क्या होता है, इसे समझेंगे। उसके बाद और एक वीडियो दूंगा जो कि तुम्हारे लिए थोड़ा सा नया होगा, फिर बाकी के जो चैप्टर्स होंगे उसे मैं कंटिन्यू करता चलूंगा। तो एट द एंड मैं बताना चाहूँगा जो भी बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर CUET PG MCOM, वो ज्वाइन कर सकते हैं एग्जाम टाइम के अल्टीमेट बैच को, जहाँ पे कंप्लीट लाइव प्लस रिकॉर्डेड फॉर्मेट में लेक्चर्स मिल जाएंगे, PDF नोट्स होंगे, ऑनलाइन टेस्ट, डाउट सेशन, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स जो कि CUET में आए गए हैं, DU के पेपर्स हो गए, क्योंकि इस बार से DU भी CUET में शामिल होने जा रहा है। तो नया होने वाला है, इंटरेस्टिंग होने वाली हैं चीज़ें। तो इस बैच को तुम चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन से जाकर एग्जाम टाइम ऐप को डाउनलोड कर लो, वहाँ से तुम इसे ज्वाइन कर पाओगे। सो एंड करते हैं अपने आज के सेशन को। अगर तुम्हारे कोई भी डाउट्स रह जाते हैं, कोई भी इंक्वायरी है, तो यहाँ पे तुम्हें जो भी चीज़ें, वेबसाइट नेम, टेलीग्राम चैनल, मोबाइल नंबर, इसके थ्रू तुम मेरे कॉन्टैक्ट में आ सकते हो, मेरे टच में आ सकते हो। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।